नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डीएनसी धनखड़ नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, एक सिलसिला डीएनसी नर्सिंग कैरियर पॉइंट ने अभी स्टार्ट किया है कि उन सभी प्रतिभावान बच्चों से आपकी मुलाकात हम लोग कराते जा रहे हैं कि जिन्होंने माँ बाप के सपनों को जल्दी ही साकार किया, नई उड़ान दी, नई ऊंचाइयां दी और अपने माँ बाप के सपनों को साकार किया। इस नन्हे सी उम्र के अंदर ही एक टैग सेंट्रल हॉस्पिटल आरएमएल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का पद हासिल करके, इसी सिलसिले के अंदर आज आपकी मुलाकात ऑल इंडिया रैंक 155 पायल जी के साथ करवाई जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पायल जी, सिलेक्शन होने के बाद 4-5 दिन तक आपका लगातार इंतजार किया गया, बट आपकी मेहनत के कारण जो कद आपने कमाया है, नर्सिंग ऑफिसर का टैग जो आपने कमाया है, इस रिगार्डिंग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्ट्रेटजी रही आपकी, जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया आपने, खुद को कैसे मेंटेन किया इस जर्नी के थ्रू कि हाँ मुझे पढ़ना है या डेली पढ़ना है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। लॉस भी आए होंगे आपकी लाइफ के अंदर, इस कंपटीशन के दौर के अंदर हाइज भी आपने फेस किए होंगे, तो खुद को कैसे कैरी करते रहे कि जरा भी कदम पीछे नहीं हटे आपके, और आपने 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन के अंदर ही उन हिंदुस्तान के 2600 बच्चों के अंदर, और उन 2600 में भी 155 रैंक के साथ आप हिंदुस्तान के 155 बच्चों में आज शामिल हैं। तो एक बार आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ नर्सिंग ऑफिसर पायल। मैंने स्कूलिंग अपने लोकल मतलब जुलाना जीन से ही की थी। उसके बाद मैंने पीजीआई में एडमिशन लिया था, रोहतक पीजीआई। वहाँ से मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की, जो कि 22 में मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे डीएनसी में मैं आई थी जनवरी 23। उसके बाद मैं यहाँ पे आके मनवीर सर से मिली। मनवीर सर ने ऐसे बोला मुझे कि आप डेमो लो, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन करना। तो मुझे बहुत जेन्युइन चीज़ लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे डेमो लिया। मनीष सर की क्लास थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने 2-3 टीचर्स की और डेमो क्लासेस ली, तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स के डेमो अच्छे लगे। उसके बाद मैंने बाकी जगह पे भी ट्राई किया था, जैसे कि सब बच्चे ट्राई करते हैं डेमो के लिए, तो मुझे सबसे बेस्ट डेमो यहीं की क्लासेस का लगा। फिर उसके बाद मैंने जनवरी में तैयारी स्टार्ट करी। बहुत नॉर्मल फेज से मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, लाइक 6 to 7 आवर्स पर डे मैं पढ़ लेती थी। वो मैंने ये स्ट्रेटजी सोच रखी थी स्टार्टिंग से ही कि जून तक मैं सारा सिलेबस कवर करूँगी। उसके बाद मैं सारे 2-3 महीने मुझे मिलेंगे सितंबर तक, उसमें मैं अपने एमसीक्यूज कवर करूँगी। लेकिन सडनली क्या हुआ कि मार्च में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आई कि एग्ज़ाम तो जून में होने वाला है। तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि कैसे होगा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस रहता था। मैंने शायद 25 से 30% ही सिलेबस कवर किया था तब तक, फैब तक। तो मैंने घर पे पापा से बात की कि मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि इतने कम टाइम पीरियड में कैसे होगा। तो पापा ने मुझे ये बोला कि अगर मुश्किल है तो सब बच्चों के लिए है, ईजी है तो सबके लिए है, अकेला तेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगी ना वो चीज़। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। जहाँ मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ रही थी, फिर मैंने वो 16 to 17 आवर्स में कन्वर्ट किया धीरे धीरे। बहुत मुश्किल थी वो चीज़, लेकिन बहुत डीमोटिवेटिंग पॉइंट भी थे, बट यही था कि एक बार रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जब मैं अपनी रैंक देखूंगी तो वो क्या खुशी होगी। तो बस वो वाला मूवमेंट सोच के मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करती रही। पायल जी, पढ़ते तो जैसे सभी बच्चे हैं, जो भी ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं या नर्सिंग करके बाहर निकलते हैं, बट ऐसा क्या आपने अलग किया कि 3-4 महीने के अंदर ही आपने ये अचीव कर लिया? इवन आई थिंक एमएससी में भी आपने रैंक के साथ निकाला था, एमएससी एंट्रेंस 58 रैंक था आपका। तो ऐसा क्या किया आपने अलग सभी बच्चों से? क्या शेड्यूल अलग फॉलो किया आपने? आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के ऊपर काम किया आपने? वीक सब्जेक्ट को कैसे कैरी किया साथ के साथ अपने? ये एक बार जरूर बच्चों के साथ आप शेयर करें आपका एक्सपीरियंस। जो नॉट सेट वो आप क्रैमिंग करके नहीं क्लियर कर सकते, आपको चीज़ें समझ के तो करनी पड़ेगी, तभी आप नॉट सेट को क्लियर कर सकते हो। तो मेरा क्या रहता था, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं हमेशा हर क्वेश्चन का रैशनली जरूर जानने की कोशिश करती थी, इधर गूगल से या फिर टीचर से पूछ के या फिर अपनी क्लासमेट से पूछ के। तो मेरा यही था कि मैं जो भी क्वेश्चन करूँ उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आ जाए तो फिर मैं वो चीज़ अटैम्प्ट कर पाऊँ। और ठीक है, आप पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा देर पढ़ते हो, बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जैसे आप यूट्यूब से पढ़ लो, कभी बुक से पढ़ लो, क्लासेस में आके पढ़ लो, तो आप कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए पढ़ाई में, वो नहीं आपकी
ब्रेक होनी चाहिए। पायल जी, पिछले 6-7 साल से जैसे कि हम लोग नर्सिंग की कोचिंग ही चला रहे हैं, जो भी बच्चा ज्वाइन करता है, गाइड हम करते हैं इन चीज़ों के बारे में, बट बच्चा पॉजिटिव कब लेगा? जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मुंह से ये चीज़ें सुनता है कि सर हम किस बुक को फॉलो करें, 2 बुक को, 5 बुक को या 10 बुक को फॉलो करें। इस रिगार्डिंग आप बच्चों को क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि मेरे जूनियर्स मेरी रैंक आने के बाद मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैम आपने कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कहाँ से कोचिंग ले, क्या नोट्स करते थे। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ बुक नहीं मैटर करती, आप कोचिंग पे क्यों आते हो, बुक तो आपके पास होती है, आपके लिए थ्योरी भी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ से डीएनसी से मुझे थ्योरी कंटेंट बहुत अच्छा मिला, तो शायद आपके लिए 50% थ्योरी जो कि मुझे डीएनसी से बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई, उसके बाद 50% आपके एमसीक्यूज मैटर करते हैं। तो आप किसी भी बुक से कर लो, टारगेट सॉल्व कर लो, पीआर यादव कर लो, ऑलमोस्ट बुक्स में सब में कंटेंट सेम होता है, बस आपको एक बुक फॉलो करनी है और उसको आपको रिपीटेडली सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ पीआर ही फॉलो की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतनी सारी बुक्स कर पाऊँ, लेकिन मैंने पीआर को ही 2-3 बार किया, उनके रैशनल अच्छे से सॉल्व किए, जो क्वेश्चन आते थे वो अकेडमी पे आके सर से पूछ के सॉल्व किए, तो मैंने सिर्फ पीआर यादव ही फॉलो की। पायल जी, जिन बच्चों का चलो सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो इस दौड़ में अभी शामिल हैं, उन बच्चों के साथ मैं चाहूंगा कि आप एक चीज जरूर शेयर करें। रिजल्ट आने से एक दिन पहले जो पायल थे और रिजल्ट आने के 1 घंटे के बाद जो पायल हैं, उसमें क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला? भले ही उसमें आपके पेरेंट्स का रिएक्शन हो आपके लिए, आपके फ्रेंड सर्कल का रिएक्शन हो आपके लिए, तो उसमें जो आपके गट्स फीलिंग आई है कि हाँ अब मैं ये हूं या मैं ये थी, वो क्या डिफरेंस था? ताकि बच्चे भी अपने आप को इस आग के अंदर झोंकें कि हमें पढ़ना है और डेली पढ़ना है। क्या कुछ चेंज हुआ आपके लाइफ में जैसे ही आपकी वो लिस्ट देखने को मिली और उसके अंदर 155 आपका रैंक आपको देखने को मिला? टू बी ऑनेस्ट, रिजल्ट आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, डिप्रेस थी कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट रिजल्ट आने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली, आप औरों से अलग हो चुके हैं, आप उन बच्चों में से नहीं हो जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। फिर आपको ये फील होता है कि हाँ फाइनली मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद ही आपको फ्रीडम मिलता है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सबसे मेन आपको मोटिवेटिंग वही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। तो मुझे यही था कि फाइनली मैं बाहर जाऊंगी, जॉब करूंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, फ्रीडम है और फैमिली को सपोर्ट करूंगी, वो तो था ही कि हाँ फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतने साल इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, तो फाइनली अब मुझे वो मौका मिला है कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने वाली हूँ, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। अभी सभी व्यूअर्स के साथ मैं एक चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा बच्चों। मुझे अभी मैंने कहीं पढ़ा था, एक आप उसको कहावत कह लीजिए या कुछ भी, ये जो आप अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, इन बच्चों के साथ एक टाइम ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि जो एक कहावत के जरिए मैं कहूँगा कि मंजिल मिलने पे सुनाएंगे दास्तां इस सफ़र की, कि मंजिल मिलने पे सुनाएंगे आपको दास्तां इस सफ़र की, क्या कुछ खोया है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए या इसको पाने के लिए। तो मेरा ये सजेशन उन सभी बच्चों के लिए है कि आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट आज ही बनाइए। अगली बार इस कुर्सी के ऊपर आपको इंटरव्यू देखने को मिले, आपका चेहरा देखने को मिले, देखिएगा प्यारे बच्चों सब कुछ सरल है, सीखिए इन बच्चों से। जल्दी ही आप इन बच्चों को एक नए प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे कि जहां ये बच्चे आप तक कुछ ऐसा कंटेंट पहुंचाएंगे। लाइफ के अंदर अनअचीवेबल कुछ भी नहीं है, हम भी उस मोड में हैं कि सीख रहे हैं इन बच्चों से। आज हर चेहरे की स्माइल देखिएगा आप। इन शब्दों के साथ लास्ट चीज एक बार पायल जी से जरूर पूछना चाहेंगे। पायल जी, कभी ऐसा महसूस किया कि असंभव नाम की कोई भी चीज है? अगर ऐसा महसूस हुआ आपको इस जर्नी के दरमियान, जो ये 3-4 महीने की जो जर्नी की आप लोगों ने, तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे खड़ा किया कि नहीं मुझे खड़ा होना है, कि अगर ऐसा होगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंज होगा? तो उस दरमियान क्या कुछ फीलिंग्स थी, किस तरीके से अपने आप को आपने समेटा दोबारा से बिखरी हुई एनर्जी को, तो वो एक बार जरूर शेयर करें आप सभी बच्चों के साथ।
इस जर्नी में बहुत ज़्यादा लोज आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी कंटिन्यूटी मैटर करती है कि आपको पढ़ना कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे कि जिस भी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, हर एक बच्चे के पास एक्सक्यूज़ होगा कि हाँ मेरा इस रीज़न से नहीं हो पाया, मेरा इस रीज़न से नहीं हो पाया। जैसे होली थी, होली पे फेस्टिवल पे सबने 2-3 दिन वेस्ट किए कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने क्या किया था, सुबह होली सेलिब्रेट की, फिर रात दोपहर में 2 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। और मैंने वो एक भी दिन ऐसा नहीं गया जनवरी से लेकर जून तक जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की हो। तो आई थिंक कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। और लोज तो सबके वो लो, अगर आपका क्लियर नहीं होते तो वो चीज़ें ना आपकी मुझे ये था कि इम्पॉसिबल जैसा तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है कि हाँ नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा। पॉसिबल सब चीज़ें होती हैं, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, तो आपका पक्का हो जाएगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। नोट लास्ट बट लीस्ट एक चीज पूछेंगे आपसे कि बच्चों को क्या कुछ गाइड करेंगे आप कोचिंग के रिगार्डिंग, के कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, या जितना भी परसेंटेज एक रोल रहा आपकी कामयाबी के अंदर डीएनसी नर्सिंग का, एक बार बच्चों तक अगर हम शेयर करें आपका टोटली फीडबैक क्या रहा? मेरी सक्सेस में 50% मेरा रोल था, 50% डीएनसी का था। अब एमसीक्यूज़ के लिए सबके पास बुक्स होती है, बट जो थ्योरी कंटेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सिर्फ आपको कोचिंग से पता चलता है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स यहाँ पे हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आपको ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। तभी आप एक शॉर्ट पीरियड में आप सक्सेस गेन कर सकते हो अगर आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं। लास्ट चीज करते हैं पायल जी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने परिवारजन को, अपने फ्रेंड सर्कल को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने भी किसी भी रूप में आपको सपोर्ट किया, चाहे वो फेस टू फेस हो, इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या पढ़ाई के मामले में हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सभी का जरूर तहे दिल से धन्यवाद करें। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा इस जर्नी में जो मेरा साथ दिया वो मेरे पापा ने दिया है। मोटिवेट करना हो, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, वो हमेशा यही बोलते थे कि तुझे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुझे पढ़ना ही है। तो मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा साथ दिया, मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मुझे हर टाइम बहुत मोटिवेट किया कि तुझे ये चीज़ करनी ही है। और साथ में मेरे रूममेट ने, मेरे फ्रेंड्स ने, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अगर आपकी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अच्छी रूममेट है, तो उससे भी आपकी जर्नी बहुत ईजी और बहुत सिंपल हो जाती है। थैंक यू पायल जी, थैंक यू। लास्ट चीज बच्चों, आज के इस सिलसिले को समाप्त करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस सोसाइटी में रहते हुए, इस कंपटीशन के दौर में रहते हुए उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि उन्हें ये रियलाइज़ कराया जाता है, ये जताया जाता है, ये बताया जाता है, और इवन तो ये सिखाया तक भी जाता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप इन बच्चों को देखिए और माइंड में एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि आसमां छू के आए हैं अब ये परिंदे, कह दो उन बाजों से कि अपनी औकात में रहें। ये सभी शब्द उन बच्चों को जरूर अपने माइंड के अंदर फिट करने हैं कि जब हमारी कामयाबी की गूंज होगी, हमारी कामयाबी के नारे लगेंगे, तो हर बहरे के कान काम करेंगे, हर उस घर तक मिठाइयाँ पहुँचाई जाएंगी कि जहाँ से भी ये शब्द निकल के आए थे कि तुझसे ना हो पाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बच्चों, जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत घुटने टेक देती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।